Welcome students. So we were doing topic separation of mixture. कैसा separation? Separation of a solid and a liquid. कैसा solid और liquid? That are homogeneous in nature. वो solid और liquid को separate करना, उस mixtures को separate करना जो homogeneous in nature है. Homogeneous means जिसमें एक solid और एक liquid क्या हो completely mix. उस mixture को separate करना. It contains 6 processes and out of which 3 we have already done. Next process is crystallization, purification by crystallization. क्या है crystallization? It is same as that of evaporation. जैसे evaporation के केस में हमने किया था, एक homogeneous mixture लिया था जिसमें से liquid evaporate कर गया था और solid हमारे पास pure form में आ गया था. तो crystallization भी same है जैसे कि evaporation के केस में किया था, लेकिन crystallization एक better technique है than evaporation. Why? फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इवेपोरेशन के केस में कि कुछ सॉलिड्स जब हाई हीट मिलने से डिकम्पोज हो जाते हैं इवेपोरेशन के केस में, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है जो इवेपोरेशन की तरह ही है, लेकिन ये बेटर टेक्निक इसलिए है क्योंकि जो एंड में सॉलिड हमारे पास फॉर्म होता है वो डिकम्पोज नहीं होता. जो इवेपोरेशन के केस में कुछ सॉलिड्स डिकम्पोज हो जाते हैं लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में वो डिकम्पोज नहीं होते. सेकेंड ड्रॉबैक इवेपोरेशन का ये था कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के केस में इम्प्योरिटीज़ फिल्टर आउट कर लेते हैं हम 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स फिल्टर करने से इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाती हैं और एक प्योर हमारे पास सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास सेपरेट हो जाता है. और ये प्रोसेस है कैसे? टेक अ चाइना डिश एंड पुट सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? एक सॉलिड का और एक लिक्विड का. इस केस में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट एंड वाटर, क्योंकि कॉपर सल्फेट और वाटर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. एंड वी पुट इट इन चाइना डिश, और चाइना डिश को किसके ऊपर रखा? वाटर बाथ के ऊपर. व्हाट इज़ वाटर बाथ? अगर किसी चीज़ को हम डायरेक्ट हीट ना प्रोवाइड कर सकें, एक वाटर बाथ की हेल्प से उसको हीट प्रोवाइड करना इज़ नोन एज वाटर बाथ. और वाटर बाथ होगा कैसे? किसी बीकर के अंदर वाटर लें, वो वाटर जब बॉयल करेगा स्टीम फॉर्म में चेंज होगा, वो स्टीम चाइना डिश को हीट करेगी जिससे लिक्विड क्या कर जाएगा? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा. डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड की, दैट इज़ नोन एज वाटर बाथ. तो चाइना डिश के अंदर हमने सॉल्यूशन को रखा. कौन सा सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट एंड वाटर का. उसको हीट प्रोवाइड की विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ, जिससे क्या होगा? लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा. और जब हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड रह जाएगा, मीन्स कि जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रह जाएगा, तब हम क्या करेंगे? उस चाइना डिश को हीट प्रोवाइड करनी बंद कर देंगे, उसको धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे ही कूल डाउन होने देंगे. और जब वो कूल डाउन हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद जो प्योर सॉलिड है वो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा? क्रिस्टल्स में. तो हमने क्या किया इस केस में? ये इवेपोरेशन से बेटर क्यों है? इसको फर्स्ट टाइम जब हमने इस कॉपर चाइना डिश को स्टार्ट किया था हीट प्रोवाइड करनी, उससे पहले हम इसको फिल्टर करेंगे ताकि इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएंगे. फर्स्ट टाइम फिल्टर किया जब ये प्रोसेस को स्टार्ट किया था. एक लास्ट में जब ये कंडेंस हो जाएंगे वेपर्स, जब ये हमारे पास मिक्सचर कंडेंस हो जाएगा, तब क्या होगा? जो सॉलिड है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा. अगेन हम इसको क्या कर लेंगे? फिल्टर. तो क्रिस्टलाइजेशन में 2 टाइम्स फिल्टर करने से सारी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं. लेकिन इवेपोरेशन के केस में इम्प्योरिटीज़ अंदर ही रह जाती हैं. किसके अंदर? सॉलिड के अंदर. लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में एक प्योर सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी. कब यूज़ करेंगे हम क्रोमेटोग्राफी? ये प्रोसेस कब यूज़ होगा? ये प्रोसेस तब यूज़ होगा अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है. किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर. सॉल्यूट अगर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, तब हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करेंगे, इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे. और अगर हमने कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, जैसे एक इंक के अंदर कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तब भी ये प्रोसेस यूज़ होगा. कौन सा? क्रोमेटोग्राफी. और ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटीज़, कि अलग अलग जो सॉल्यूट्स हैं वो एक सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट देयर सॉल्युबिलिटीज़ आर डिफरेंट. अलग अलग सॉल्यूट की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं. तो ये क्रोमेटोग्राफी उसके सॉल्युबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो सॉल्यूट की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ हैं. और ये प्रोसेस होता कैसे है? टेक अ फिल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली और इसके बॉटम से 3 सेंटीमीटर तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, पेंसिल लाइन. पेंसिल लाइन ड्रॉ करने से इस पेंसिल लाइन के सेंटर पे हमने क्या किया? जो ब्लैक इंक है जिसके कलर्ड कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, उसकी एक ड्रॉप पोर कर दी इस सेंटर लाइन पे. कौन सी? जो पेंसिल के साथ हमने ड्रॉ की थी. जब वो ड्राई हो जाएगी, देन पुट इट इन द ग्लास जार. इट इज़ ऑल्सो नोन एज
क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। ग्लास जार में डालने के बाद क्या होगा, हमने वाटर को पोर करेंगे, वाटर इतना कम हो कि ये पेंसिल लाइन उसमें मर्ज ना करे, ये जो पेंसिल लाइन है उसमें मर्ज नहीं करनी चाहिए, वो वाटर का लेवल इस पेंसिल लाइन से भी बिलोंग होना चाहिए। तो बिलोंग होने से क्या होगा, वाटर राइज करेगा, क्यों, बाय द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन से वाटर राइज अप करेगा। जब वाटर राइज अप करेगा, ऊपर राइज करेगा, तब क्या होगा, जब वह कलर्ड कंपोनेंट के साथ मिक्स होगा और कलर्ड कंपोनेंट के कंपोनेंट्स को भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा। तो कौन से कंपोनेंट सबसे पहले ऊपर जाएंगे, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वाटर के अंदर। वाटर राइज क्यों करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो ब्लैक इंक को जब ये अपने साथ ऊपर राइज करेगा, तो ये जो ब्लैक इंक के अंदर कलर्ड कंपोनेंट्स है वो भी, उसके कलर्ड कंपोनेंट्स भी राइज अप कर जाएंगे इन द जार, इन द ग्लास जार। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर का था, जो दिखने में ब्लैक था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट थे। जैसे इस केस में शो किए गए हैं कि इसके अंदर 3 कलर्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से, ब्लैक, पिंक, जैसे पिंक में भी वो पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, राइट। तो एक पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर में वो सेपरेट हो जाएगा। जो दिखने में ब्लैक था लेकिन उसके अंदर क्या थे, कलर्ड कंपोनेंट्स, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो कलर्ड कंपोनेंट्स को हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कलर्ड कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लास्ट इज सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। किस चीज़ की सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। एक सॉलिड और एक लिक्विड को डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करना। कैसे होगा ये, जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन के केस में किया था कि सॉलिड और लिक्विड को लिया विच इज़ होमोजीनियस इन नेचर, जिसमें हमने सॉलिड को रिकवर कर लिया लेकिन लिक्विड जो था वो वेस्ट हो गया बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेट किया, लिक्विड को हम रिकवर नहीं कर पाए लेकिन सॉलिड को हमने रिकवर कर लिया, प्योर सब्सटेंस में वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या है, हम सॉलिड को तो सेपरेट कर लेंगे, इसके साथ साथ हम लिक्विड को भी रिकवर कर लेंगे, लिक्विड को वेस्ट होने नहीं देंगे। तो जब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही रिकवर हो जाए एक मिक्सचर के अंदर, तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे डिस्टिलेशन। कैसे होगा, जैसे अब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाता है और वही वेपर्स को जब हम कूल डाउन करते हैं इट अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कूल डाउन होने से। तो हम इसी के ऊपर ही ये बेस्ड है। हमने क्या किया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने मिक्सचर लिया, कौन सा मिक्सचर लिया, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने मिक्सचर को पोर किया और उसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू की। जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड, दिस इज नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड एंड दिस इज बर्नर। तो बर्नर की हेल्प से हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट प्रोवाइड करनी शुरू की, जिसमें लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। तो वेपर्स क्या करते हैं, दे आर लाइट एंड दे ऑलवेज राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेपर्स जब राइज करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो गैस को एस्केप होने के लिए कुछ जगह चाहिए। यहाँ पे एस्केप होने के लिए जगह, वो यहाँ पे वेपर्स जब राइज कर जाएंगे वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। वेपर्स क्योंकि लाइट है अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए। कौन से वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स। जब वो इस जगह पे जाएंगे दिस इज नोन एज वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स क्या है, वो वेपर्स जो है हीट प्रोवाइड करने से बने, तो वाटर कंडेंसर क्या करता है, उस वेपर्स को कूल डाउन कर देता है। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड, लिक्विड को हीट करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर्स को कूल डाउन करेंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही वेपर्स जब उनको हीट प्रोवाइड की वो क्या थे, अभी लिक्विड को हीट प्रोवाइड की वो वेपर्स में चेंज हो गए। इन्हीं वेपर्स को जब वाटर कंडेंसर में हम कूल डाउन करेंगे वो किस में अगेन चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में से जब ये लिक्विड में चेंज होगा तो इसको हम सेपरेट बीकर में रख लेंगे। तो वाटर कंडेंसर क्या करता है, वाटर कंडेंसर उस वेपर्स को कूल डाउन करता है। कैसे कूल डाउन करता है, ये है इनलेट, ये है आउटलेट। तो यहाँ से टैप वाटर, जो कोल्ड टैप वाटर है वो अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो कूल डाउन हो, जो हमारे वेपर्स हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे और सेपरेट बीकर में हमारे अलग हो जाएंगे। अब जो, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, वो इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन जो सॉलिड है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएगा, लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। सो इन दिस मैनर सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट हो गए
और दोनों को हमने रिकवर भी कर लिया, लिक्विड को भी रिकवर कर लिया और सॉलिड को भी रिकवर कर लिया। जो हमारा सी वाटर है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। सी वाटर में क्या होता है, हम सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन ऑल द टाइम हम वाटर को इवेपोरेट करके वेस्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन की हेल्प से अगर सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करें तब वाटर भी हमारे पास रिकवर हो जाता है और सॉल्ट भी। So this is all about separation of mixture of a solid and liquid. Now next is separation of mixtures of two liquids. Two liquids को हम कैसे separate करेंगे? अभी तक हमने क्या किया, separation of a mixture of two solids, then separation of a mixture of a solid and a liquid, and third is separation of mixtures of two liquids. तो two liquids को हम कैसे separate करेंगे? By two processes. First is by the process of fractional distillation and second is by using a separating funnel. Separating funnel से हम separate करें. But before we discuss this, we must know about miscible and immiscible liquids. What are miscible liquids and what are immiscible liquids? Miscible liquids are those liquids which mix together in all proportions. जो अच्छे से सब proportions में क्या हो जाए, mix. एंड दे फॉर्म अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए, जो अच्छे से मिक्स हो लिक्विड्स, दे आर नोन एज मिक्सिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, जो अच्छे से क्या हो, मिक्स। देन व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड्स? दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स टुगेदर, जो अच्छे से मिक्स ना हो पाए एंड दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए तो दो लिक्विड्स की क्या होगी, एक सेपरेट लेयर। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑयल कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल डिजॉल्व नहीं हो सकता वाटर के अंदर, सो दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। एंड ऑल द मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल द इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। सो मिसिबल लिक्विड सेपरेट होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग, और इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होंगे, बाय सेपरेटिंग फनल। फर्स्ट इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की तरह ही है। द ओनली डिफरेंस इज देयर इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो हमने क्या करना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क ली, उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और ये क्या डिफर कैसे करता है डिस्टिलेशन से? डिस्टिलेशन किस चीज़ को सेपरेट करता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड को, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किस चीज़ को सेपरेट करता है, टू लिक्विड्स को। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट। जिन दो लिक्विड्स को हमने सेपरेट करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मिक्सचर ले लिया जिसको हमने सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट करना चाहते हैं। अल्कोहल एंड वाटर क्या है, मिसिबल लिक्विड्स, दे आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर। तो हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मिक्सचर लिया और उसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू की। जैसे हीट प्रोवाइड करनी शुरू करेंगे ऑब्वियसली लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर्स में। तो वाटर के जो वेपर्स हैं वो भी बनेंगे और अल्कोहल के वेपर्स भी बनेंगे। अब अल्कोहल और वाटर जिसको हमने सेपरेट करना है, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम इस मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करेंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे अल्कोहल के एंड वाटर के। वेपर्स फॉर्म होने के बाद ये ऊपर उठेंगे, बिकॉज वेपर्स आर लाइट एंड दे ऑलवेज मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप देख सकते हो देयर इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कुछ ग्लास बीड्स लगे हुए हैं। ये ग्लास बीड्स क्या होते हैं? पहली बात तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इट इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब जिसके अंदर क्या है, ग्लास बीड्स। तो ग्लास बीड्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू द वेपर्स। तो वेपर्स को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, जल्दी कूल हो जाए और कंडेंस हो जाए। तो जैसे ये वेपर्स इस ग्लास बीड्स में से पास करेंगे तो ग्लास बीड्स क्या कर रहे हैं, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वेपर्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से कूल डाउन हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। तो जैसे ये वेपर्स ऊपर उठेंगे, ये है अल्कोहल वेपर्स। तो वाटर वेपर्स कहाँ गए, क्योंकि अल्कोहल के वेपर्स ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये जल्दी राइज करेंगे। तो जैसे ही अल्कोहल के वेपर्स ऊपर राइज करेंगे, जो पहले क्या थे बहुत ज़्यादा हॉट, अब क्या हो गए कंपैरेटिवली कोल्ड। अब कंपैरेटिवली क्या है, कम, उनको हीट कम मिली हुई है क्योंकि ग्लास बीड्स ने लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड किया और उनको कूल डाउन कर दिया। तो वेपर्स कहाँ चले जाएंगे, इस वाटर कंडेंसर के अंदर। वाटर कंडेंसर में क्या होगा, वाटर कंडेंसर के साथ एक वाटर इन और एक वाटर आउट आप देख सकते हो। वाटर इन क्या है, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर एंटर करेगा और वाटर आउट मीन्स यहाँ से कोल्ड वाटर एस्केप करेगा।
तो जैसे ही वेपर्स वाटर कंडेंसर के अंदर जाएंगे तो वाटर कंडेंसर क्या करेगा, कोल्ड वाटर से वेपर्स को कूल डाउन कर देगा। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और जब हम वेपर्स को कूल डाउन करते हैं वो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने वेपर्स को कूल डाउन किया, वो अगेन किस में चेंज हो गए, लिक्विड के अंदर। तो जब हमारा टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तब तक सारे अल्कोहल के वेपर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने बीकर के अंदर अल्कोहल सारा अल्कोहल सेपरेट कर लिया, उसके बाद हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे कितना, टू 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर करेंगे, जो क्या है जिससे वाटर बॉयल होता है, तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस का पता कैसे लगेगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बाय यूजिंग दिस थर्मामीटर, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो वाटर के वेपर्स हैं वो भी क्या हो जाए, जो वाटर है वो भी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। और जैसे वो भी इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेगा, अगेन ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करे वेपर्स को, तो वो भी कूल डाउन हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। तो वाटर के वेपर्स, अल्कोहल सेपरेट हो चुका पहले, अब वाटर के वेपर्स सेपरेट हो रहे हैं। तो जैसे वाटर के वेपर्स इस वाटर कंडेंसर के अंदर जाएंगे, वो कूल डाउन हो जाएंगे, तो उनको सेपरेट बीकर में हम जो वाटर के वेपर्स हैं उनको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इन दिस मैनर अल्कोहल एंड वाटर गेट सेपरेटेड आउट। और कौन सी एग्जांपल्स हैं जिससे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट कर सकते हैं? एसीटोन एंड वाटर, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफर है, इसलिए इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सेपरेट कर सकते हैं। क्रूड पेट्रोलियम को भी हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम किस में चेंज हो जाएगा, कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल के अंदर। नेक्स्ट इज, और किसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वो हम कर सकते हैं गैसेस को। जैसे एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, वो हम कहाँ से लेते हैं, एयर से। तो एयर में से गैसेस को भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वी हैव सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल सबसे पहले कब यूज होगा ये प्रोसेस, व्हेन लिक्विड्स आर इमिसिबल इन नेचर, मीन्स जब लिक्विड्स अच्छे से मिक्स नहीं है। तो व्हेन लिक्विड्स आर इमिसिबल इन नेचर देन वी यूज दिस प्रोसेस, दैट इज सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू लिक्विड्स की डेंसिटीज के ऊपर। एक लिक्विड ज़्यादा डेंस होगा, एक लिक्विड कम डेंस होगा। अब क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते, दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर होगी, एक लेयर होगी अपर, एक लेयर होगी एट द लोअर, एट द बॉटम, है ना। तो दो लेयर्स चेंज होगी, दो लिक्विड्स की दो लेयर्स बन गई। अब हमने क्या किया, वो लिक्विड जो इमिसिबल हैं उनको इस सेपरेटिंग फनल के अंदर पोर कर दिया, उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट टू लिक्विड्स गेट सेपरेटेड आउट इन टू लेयर्स। तो टू लेयर्स के अंदर लिक्विड्स क्या हो गए, सेपरेटेड आउट। हमने नीचे एक बीकर रखा, इस स्टॉप को ओपन किया, तो जो लिक्विड ज़्यादा डेंस होगा वो बॉटम पे होगा, जो कम डेंस होगा वो अपर लेयर में होगा। जैसे कैरोसिन, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कैरोसिन एंड वाटर की। कैरोसिन, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर, ये कुछ लिक्विड्स हैं जो वाटर से क्या होते हैं, कम डेंस। क्योंकि ये कम डेंस है तो हमेशा ये अपर लेयर में होंगे, और वाटर कहाँ पे होगा, बॉटम लेयर पे, क्योंकि वाटर क्या है, इन सभी लिक्विड से ज़्यादा डेंस। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाटर से ज़्यादा डेंस हो, वो है मर्करी, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड। मर्करी, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये थ्री लिक्विड्स ऐसे हैं जो वाटर से ज़्यादा डेंस हैं। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, मान लो मर्करी और वाटर को हमने सेपरेट करना है, तो मर्करी कहाँ पे होगा, बॉटम लेयर पे, और वाटर कहाँ पे होगा, अपर लेयर में, क्योंकि मर्करी ज़्यादा डेंस है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैरोसिन एंड वाटर की, जिसमें कैरोसिन वाटर से कम डेंस है इसलिए वो अपर लेयर में है, और वाटर क्योंकि ज़्यादा डेंस है तो ये बॉटम लेयर पे है। तो हमने क्या करेंगे, हम इसको सेपरेटिंग फनल के अंदर पोर कर देंगे एंड अलो इट स्टैंड फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट ओपन द स्टॉप कॉक, हमने स्टॉप कॉक को ओपन किया, और जब तक ये वाटर सारा एक बीकर के अंदर कलेक्ट ना हो जाए तब तक इस वाटर को हम बाहर निकलने देंगे। कहाँ से, सेपरेटिंग फनल से। जैसे ये सारा वाटर निकल जाएगा, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट हो जाएगा, तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को टाइट कर देंगे।
अब वाटर सारा सेपरेट हो चुका, तो रह क्या गया, जो अपर लेयर के अंदर लिक्विड था। यहाँ पे कौन सा लिक्विड है, कैरोसिन। जब कैरोसिन यहाँ पे आ जाएगा, वाटर सारा सेपरेट हो जाएगा, हम बीकर चेंज कर देंगे, एक सेपरेट बीकर के अंदर ये जो ऊपर वाली लेयर है किसकी, कैरोसिन की, फिर हम उसको पोर कर देंगे। तो सेपरेटिंग फनल से हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। पहले हमने वाटर को कलेक्ट कर लिया है सेपरेट बीकर में, फिर कैरोसिन को कलेक्ट कर लिया सेपरेट बीकर में, तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, लिक्विड सेपरेट। तो जो ज़्यादा डेंस होगा वो बॉटम लेयर पे होगा, और जो चीज़ कम डेंस होगी वो अपर लेयर में होगा। जैसे कैरोसिन कम डेंस है वाटर से, वो अपर लेयर में होगी। तो इन दिस मैनर हम मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। मिसिबल लिक्विड सेपरेट होंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होंगे, बाय द सेपरेटिंग फनल। सो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स।